हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे झारखंड जीके के मिक्स क्वेश्चन। सेट 3 है ये, सॉरी 30 यहाँ पे हो गया है। सेट 3 है और ये आप लोगों का जैसा रिस्पांस होगा वैसा 5 से 10 तक लेकर जाने का तैयारी है। 3 तो हो गया है, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो ये 10 जाएगा, 10 से 20 भी हो सकता है। और PYQ का सीरीज़ भी आएगा MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप लोगों को कौन सा मज़ा आ रहा है, वन लाइनर मज़ा आ रहा है या PYQ चाहिए MCQ फॉर्मेट में, वो कमेंट कीजिएगा। और MCQ जो आएगा वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। ठीक है, वन लाइनर मैं फास्टली रिवीजन करवा रही हूँ आपका ओवरव्यू के लिए कि आपको रिवाइज है या नहीं है। अभी आप अगर टेस्ट देने जाते हैं तो टॉप 50 क्वेश्चंस में कितना अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए रिवाइज करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या है, तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, झारखंड की अवस्थिति गोलार्ध में कैसी है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी को हमें एक इमेजनरी सर्कल के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये सर्कल है पृथ्वी के बीच से एक रेखा खींची गई है, उसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी के बीच से एक और रेखा खींची गई है, उसको साउथ और नॉर्थ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भारत की अवस्थिति कहाँ पे है, तो कलर चेंज करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भारत की अवस्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति यहाँ पर है, तो मतलब कि ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा क्या बनाती है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तरी पूर्व दिशा बनाती है, उत्तरी पूर्व दिशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि किस गोलार्ध में है। ठीक है, किस गोलार्ध में है, कहाँ पे अवस्थित है वो नहीं पूछ रहा है, किस गोलार्ध में है। तो ये तो आपका बीच से जो सर्कल के बीच से सेंटर से जो गया उसको आप नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध। या फिर उस क्वेश्चन में जो PYQ में पूछा गया होगा वहाँ पर सिर्फ उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिया गया होगा, जिसके कारण इसका आंसर क्या होगा, तो उत्तर होगा। क्योंकि पूरब हम कर नहीं सकते, पूरब तभी कर सकते हैं जब उत्तर पूर्व करें। ठीक है, लेकिन उत्तर हम कर सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व के बिना पूरब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर, उत्तरी गोलार्ध में है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध। मैंने बताया ही है कि सेंटर से रेखा काटते हैं और ये झारखंड की अवस्थिति यहाँ पे है, क्योंकि भारत ही यहीं पे अवस्थित है, तो झारखंड की अवस्थिति भी यहीं पे होगी। तो ये उत्तर पूर्वी दिशा में मानचित्र में दर्शाया जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में दर्शाया जाता है उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश क्या है, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड अक्षांशीय विस्तार है, और 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है इसका, झारखंड का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5। कौन कौन से, यूपी, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, CG छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाए, ठीक है, डायरेक्शन पूछा जाए कि झारखंड के नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है और साउथ में कौन है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार क्या है, जलवायु किस प्रकार की है झारखंड की, तो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय है। एक जलवायु शीतोष्ण होती है, शीतोष्ण। ठीक है, एक जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है जो कि झारखंड की है, उष्णकटिबंधीय, और एक उपोष्ण भी होती है, उपोष्ण भी होती है। ठीक है, शीतोष्ण होती है, उष्णकटिबंधीय होती है और उपोष्ण भी होती है। ठीक है,
लेकिन झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय है। क्लियर, तो हमको यही ध्यान में रखना है। झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 29.62% वन का विस्तार है। ठीक है। किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? किस राज्य के साथ झारखंड की सर्वाधिक जिलों का सीमा लगती है? तो वेस्ट बंगाल और बिहार। वेस्ट बंगाल और बिहार। बिहार के कितने राज्यों की सीमा लगती है? कमेंट कीजिएगा। क्लियर। चलिए, ये आपका टेस्ट है, मेरा टेस्ट नहीं है। हम जब आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल वीडियो में तो आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। अभी आपका टेस्ट है, आप कितना पढ़े हैं वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट है कि अरे एग्जाम होगा तो हम तो निकाल ही लेंगे, लेकिन एग्जाम जब होता है तो उनके पसीने छूटने लगते हैं कि अरे ये सवाल कहाँ से आ गया, ये सवाल कहाँ से दे दिया, ये सवाल तो पढ़े ही नहीं थे, ये सवाल तो देखे ही नहीं थे। तो वो चीज़ आप अपने मन से डाउट को हटाइए और एग्जाम में मतलब अपना 100% दीजिए। बाकी सेटिंग वेटिंग सब लगे रहते हैं। ठीक है। अपना 100% जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होइएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से साझा नहीं करती है? झारखंड राज्य की कौन से जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करती है? तो वो 2 हैं। ठीक है। एक तो खूंटी है और एक लोहरदगा है। खूंटी कब बना है ये कमेंट कीजिए आप लोग। खूंटी राज्य कब बना है और किससे अलग होकर बना है ये कमेंट कीजिए। और ये किसी भी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करती, खूंटी और लोहरदगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से संलग्न होती है या लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है या संलग्न होती है? ठीक है। तो कौन सा जिला है वो जिला है आपका गढ़वा। गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो यूपी के एक जिले से लगती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? पाकुड़ का है। यहाँ पे सबसे न्यूनतम शिक्षण व्यवस्था भी है, सबसे कम शिक्षित लोग भी पाकुड़ में ही हैं। महिला ले लीजिए, पुरुष ले लीजिए या ओवरऑल ले लीजिए, सबसे कम शिक्षित पाकुड़ जिले में ही है और सबसे न्यूनतम सीमा भी, न्यूनतम क्षेत्रफल भी पाकुड़ जिले का ही है। ठीक है। मतलब बहुत कम विकसित हुआ है पाकुड़ जिला। कुल मिलाकर बात यही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। जब राजमहल ट्रैप बन रहा था उससे पहले यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से ही राजमहल ट्रैप बना है। ठीक है। और राजमहल कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा साहिबगंज में। राजमहल कहाँ है? तो साहिबगंज साइड मिल जाएगा। ठीक है। अगला है पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। ये सवाल पूछा गया है। पाट का शाब्दिक अर्थ कहाँ होता है? तो समतल जमीन, जो प्लेन सपाट जमीन होता है उसको पाट कहते हैं। ठीक है। और पाट कितने प्रकार के होते हैं? तो पाट 2 प्रकार के होते हैं। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। पाट के 2 भाग होते हैं, ऊपरी भाग को टांड और निचले भाग को दोन कहते हैं। ठीक है। और जमीन कैसी होती है? पाट समतल जमीन होती है। ठीक है। शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? तो ये पाट क्षेत्र से ही निकलती है। ठीक है। इसका उद्गम स्थल आप बताइएगा। उद्गम स्थल शंख नदी का उद्गम स्थल बताइएगा। जब नदी का चैप्टर करेंगे तो डिटेल में बताएंगे हम। ठीक है। अगला सवाल है पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी से निकट अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो वहां से बड़ाकर नदी गुजरती है। तो बड़ाकर नदी घाटी के निकट ही अवस्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? तो गिरिडीह में। गिरिडीह। ठीक है। गिरिडीह में है। पारसनाथ जैन धर्म के तीर्थंकरों का जैन तीर्थंकर थे। उनका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जैन तीर्थंकर यहाँ पे अपने संन्यास लिए थे। क्या सॉरी, जैन तीर्थंकर से संबंधित है। ठीक है। पारसनाथ जैन तीर्थंकर ही थे, उन्हीं के नाम पर ये पहाड़ी का नाम पड़ा है पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कौन सी नदी झारखंड की सदानीरा नदी है? कौन सी नदी सदानीरा नदी है? तो सोन नदी सदानीरा है, सालों भर बहने वाली नदी है, सोन नदी सदानीरा है। ये बेसिकली आपका बिहार में बहने वाली नदी है। ये आपका अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से होते हुए ये बिहार में जाकर बहती है, लेकिन झारखंड के साहेबगंज से होते हुए ये निकलती है, साहेबगंज से ही होकर निकलती है सोन नदी, और ये सदानीरा है, सालों भर बहने वाली नदी है ये। ठीक है, बाकी सभी नदियां सूख जाती है, लेकिन सोन नदी सदानीरा है। ठीक है, कौन सी नदी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? ऐसी कौन सी नदी है जो झारखंड में नौकागम्य होती है? तो झारखंड की नदियों में नाव नहीं चलाई जाती, लेकिन मयूराक्षी नदी जो है उसमें नौकागम्य होती है, नाव चलाई जाती है। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी नौकागम्य नदी है। ठीक है, अगला है दामोदर नदी किस दिशा में बहने वाली नदी है? दामोदर नदी दक्षिणवर्ती नदी है। झारखंड में नदियां दो तरह से बहती हैं, एक दक्षिणवर्ती है और एक उत्तरवर्ती है। ठीक है, मतलब साउथ और नॉर्थ दोनों अपोजिट साइड से बहती हैं, साउथ और नॉर्थ। तो दामोदर नदी दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी है, और ये जाकर बंगाल में हुगली में मिल जाती है दामोदर नदी। ठीक है, गंगा में मिल जाती है दामोदर नदी, और ये दक्षिणवर्ती नदी है। ठीक है, और ये बढ़ाकर दामोदर गंगा में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? उत्तरी कोयल नदी के बहने की दिशा कौन सी है? तो उत्तरवर्ती है ये, उत्तरी कोयल उत्तरवर्ती है, ये तो ध्यान में रहेगा ही। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। ठीक है, 590 किलोमीटर। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यह भी दामोदर नदी है। झारखंड राज्य की प्रदूषित नदी, सबसे लंबी नदी, बंगाल का शोक दामोदर ही है। ठीक है, दामोदर ही है। चलिए आगे देखते हैं, किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो वो उत्तरी कोयल नदी है। झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा बहने वाली नदी उत्तरी कोयल है। ठीक है, अगला है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाघ है। बूढ़ाघाघ कहाँ है? ये रांची में है। ठीक है, बूढ़ाघाघ रांची में। और कौन सी नदी पर यह जलप्रपात बनता है, यह कमेंट कीजिएगा, नदी का नाम कमेंट कीजिएगा। बूढ़ाघाघ किस नदी पर अपना जलप्रपात बनाती है? ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है, वो है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वतंत्र रूप से नदी है। ठीक है, झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात हुंडरू है। हुंडरू स्वर्णरेखा पर बनी जलप्रपात है, हुंडरू स्वर्णरेखा पर बनी है। ठीक है, अगला है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से वापस आने के क्रम में यह वर्षा होती है। ठीक है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? सर्वाधिक गर्म जलकुंड हजारीबाग में है, और इसका नाम क्या है? तो सूर्यकुंड। सूर्यकुंड। ठीक है, सूर्यकुंड कहाँ है? तो ये बगोदर के पास सूर्यकुंड नामक स्थान पर ये जलकुंड है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थल जमशेदपुर है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है नेतरहाट का पठार, वहीं क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो ठंडा स्थान नेतरहाट है, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी वहीं पे ठंडा भी होगा। ठीक है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी, सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो लाल मिट्टी है। ठीक है, लाल मिट्टी यहाँ पे प्राप्त होती है। लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा होती है। ठीक है, लाह के उत्पादन के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होनी चाहिए? अनुमान लगाना है तो लगभग 150 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा हो तो लाह उत्पादन हो जाता है। इसीलिए झारखंड में सबसे ज्यादा लाह उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, इसीलिए यहाँ पे लाह ज्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, लाह उत्पादन के लिए 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा का रिक्वायरमेंट रहता है, और यहाँ पे उसके लिए एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। लाह के उत्पादन हेतु तो तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो लाह के उत्पादन के लिए लगभग 12 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान होनी चाहिए, इतने में ही लाह उत्पादन हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म ना। ठीक है,
अगला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में की गई बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना, ठीक है। और ये टाइगर रिजर्व है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। झारखंड की वह आर्द्र भूमि जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, करंट का क्वेश्चन है। झारखंड की वह आर्द्र भूमि जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है तो वो है उधवा झील। उधवा झील ये 2025 में ही रामसर स्थल में शामिल किया गया है और ये झारखंड का पहला फर्स्ट रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट है झारखंड का, जो कि 2025 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। वेटलैंड भूमि है, ये आर्द्र भूमि है, ठीक है। और ये कहाँ पे है तो ये साहेबगंज में है, साहेबगंज में है, ठीक है, साहेबगंज में है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा जैविक उद्यान अवस्थित है। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है तो ओरमांझी में है, ये रामगढ़ के ओरमांझी में है। ओरमांझी घाटी भी पड़ती है, चुटुपाली घाटी और मांझी के पास पड़ती है, ये रामगढ़ में अवस्थित है, रामगढ़ में और मांझी में अवस्थित है बिरसा जैविक उद्यान, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है तो 12.7% सिंचित भूमि है झारखंड राज्य में। और झारखंड में अगला सवाल है, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है तो धान सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, सबसे ज़्यादा उपभोग भी होता है, ठीक है। यहाँ के लोग धान चावल ही ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा खाते हैं क्योंकि धान ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसके पास जो रहेगा वही इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे धान का ज़्यादा उपज होता है, इसीलिए धान को ज़्यादा उपभोग भी किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के फसल पैदा होते हैं तो 3 प्रकार के। कौन कौन से तो पहला तो धान हो गया, दूसरा मुख्य फसल कौन है तो मक्का है और तीसरा तो गेहूँ, ठीक है, तीसरा गेहूँ है। क्लियर। तीसरा गेहूँ है ना जी, कुछ और है। तीसरा फसल क्या है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मुझे भी देखना है कितने लोग वीडियो कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। झारखंड राज्य में सिंचाई की सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है। सिंचाई के लिए सर्वाधिक प्रमुख साधन है कुआं। कुएं से मोटर पंप लगाकर सिंचाई की जाती है क्योंकि वर्षा पर निर्भर रहने से यहाँ पे फसल होगी ही नहीं। वर्षा कभी होती है कभी नहीं होती है और यहाँ पे जमीन पत्थरी है तो पानी ज़्यादा जमीन पे सोखता भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं ही है। नदी नाले सभी सूख जाते हैं गर्मियों में, तो कुआं सिंचाई का बेस्ट ऑप्शन मिलता है। और इसीलिए सरकार यहाँ पर सिंचाई के लिए पंप से संबंधित बहुत सारी योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं बहुत सारी चलाती रहती है, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है आप लोगों को ध्यान में हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में किसानों से संबंधित कौन सी योजना चल रही है वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया है तो 1948 में इसका प्रारंभ किया गया है। और किसके सहायता से प्रारंभ किया गया है तो ये बताइएगा, सहायता से, ये कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज इतना ही क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग थोड़ा इस वीडियोस को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तो मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के बीच आने का प्रयास करूँगी, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो जो जो सवाल पूछे गए हैं उसका कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो, ठीक है। आप कर लिए होंगे तो आगे किसी को भेज दीजिएगा, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम मीनू सिंह की क्लासेस के नाम से है, लोगो सेम है, तो जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नोटिफिकेशन वगैरह सभी मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।